नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की पॉलिटिकल चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इसका कुछ पार्ट हम पढ़ चुके थे। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे दोस्तों, संघवाद। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे। ये कुछ छूट गया था, ये देखते हैं। गठबंधन सरकार क्या होती है? एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टी द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। हम इस चैप्टर के साथ क्वेश्चन आंसर भी सोल्व करेंगे। भारत की भाषाई विविधता। भारत में कितनी भाषाएं हैं? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मंगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। साथ लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीय की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो भी 2011 में यह संख्या 50% से कम ही थी। जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया था। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। इस सूची को गौर से देखें, लेकिन इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन कामों को कीजिए। ये देखो, भारत की अनुसूचित भाषाएं, भाषा बोलने वालों के अनुपात कितने हैं? असमिया 1.26, बांग्ला 8.03, बोडो 0.12, डोगरी 0.21, गुजराती 4.58, हिंदी 43.63, कन्नड़ 3.61, कश्मीरी 0.56, कोंकणी 0.19, मैथिली 1.12, मलयालम 2.88, मणिपुरी 0.15, मराठी 6.86, नेपाली 0.24, ओडिया 3.10, पंजाबी 2.74, संस्कृत नगण्य, संताली 0.61, सिंधी 0.23, तमिल 5.70, तेलुगु 6.70, उर्दू 4.19। तो सबसे ज़्यादा एवरेज कहाँ है? हिंदी में 43.63। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख से उद्धृत निम्नलिखित उद्धरणों पढ़े। यह आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 में छपा था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर में और अपने तरीके से इससे राष्ट्र की राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरानी आस्था की एक ऐसी ही चीज़ भाषा है। इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे? नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में यह सवाल कौंध रहा था। बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की है। एक व्यक्ति कन्नड़ भारतीय या बंगाली भारतीय अथवा तमिल भारतीय या गुजराती भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। ये विवाद सुखद तो नहीं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। भाषा और राज्य गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा गया तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है। भाषा 14-15 राष्ट्र। भारत में विकेंद्रीकरण। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें
तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो या प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संज्ञा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकार की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई हैं। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ करता था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संविधान बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछले जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्थाओं को पंचायत राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गाँव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं। उन्हें सामान्यतया पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गाँव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगरपालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगरपालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगरपालिका प्रमुख नगरपालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगरपालिकाओं और भारत में विकेंद्रीकरण के प्रयास के बारे में अखबार की इन कथनों में क्या कहा गया है? ब्राजील का एक प्रयोग। ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। तो दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा।
क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाइए। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो हम चैप्टर की सहायता से देखते हैं क्या क्या पूछा है। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। चैप्टर में मैं पाया था, हाँ ये दे रखा है ना, तो ये दर्शाना है हमें। सिक्किम, ये देखो सिक्किम, ये रहा सिक्किम, इसकी कैपिटल है गंगटोक, ठीक है। फिर पूछा था मैं मणिपुर, ये रहा मणिपुर, इसकी कैपिटल है इम्फाल। फिर क्या पूछा था, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल है रायपुर। फिर क्या पूछा था, गोवा, ये रहा गोवा, इसकी कैपिटल है पणजी। ठीक है दोस्तों, गोवा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गोवा, सिक्किम और ये मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की अवस्थिति बताएं और उनके नक्शे को रंग से भरें। तो विश्व के मानचित्र देखते हैं। मैप में चैप्टर में आया था क्या, हाँ चैप्टर में था क्या। इसके हमारे भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम। तो ऑस्ट्रेलिया, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, और फिर बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम, ये यहाँ पे बेल्जियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता, भारत के संविधान 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र। ठीक उसी तरह बेल्जियम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार शासन व्यवस्था के स्तर हैं। बेल्जियम से अलग विशेषता है, भारत की संघीय व्यवस्था से अलग विशेषता बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का होना है, जिसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन है, शासन के संघीय और एकात्म स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर हैं, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। संघीय शासन व्यवस्था और एकात्म शासन व्यवस्था में अंतर देखते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था की देख लेते हैं पहले। इसमें 2 स्तर की सरकार होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। संघीय व्यवस्था में दोनों के पास अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। संघात्मक व्यवस्था में विभिन्न सरकारों के राजस्व स्रोत अलग अलग निर्धारित होते हैं। ठीक है, उसी तरह एकात्म शासन व्यवस्था में इसमें एक ही स्तर की सरकार होती है, इसमें स्रोत अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है और इसमें सरकार को अलग से राजस्व का स्रोत नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, 1992 में संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। तो 1992 संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन 2 महत्वपूर्ण अंतर इस प्रकार हैं। जैसे हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। निर्वाचित संसदीय निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है दोस्तों, तो रिक्त स्थान भरने की कोशिश करते हैं। चूंकि अमेरिका 7 आकर संघ बनाने की, क्या लिखोगे, 7 आकर संघ बनाने की, संघ बनाने की तरह का संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली तो अधिक शक्तिशाली है। क्या लिखोगे, अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली साथ रहने की, क्या, साथ रहने की और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो क्या पूरे पैराग्राफ में क्या लिखोगे, चूंकि अमेरिका 7 आकर संघ बनाने की तरह का संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली साथ रहने की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं। भारत की भाषा नीति पर नीचे 3 प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, इनमें से आप जिसे ठीक समझते हैं उनके पक्ष में तर्क और उदाहरण दें। ठीक है, संहिता के बारे में पढ़ते हैं। संहिता, प्रमुख भाषाओं को सम्मानित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। अरमान, भाषा के आधार पर राज्य के गठन ने हमें बांट दिया है, हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए हैं। हरीश, इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। तो तीनों के प्रतिक्रियाओं में संहिता द्वारा दी गई प्रतिक्रिया बेहतर है। किसके द्वारा, संहिता द्वारा। क्योंकि श्रीलंका के ठीक उल्टे हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया है। भारतीय राज्य व्यवस्था ने देश में बोली जाने वाली सभी प्रमुख भाषाओं को समानता का दर्जा दिया है। ठीक है, इसने विभिन्न भाषाओं बोलने वाले लोगों द्वारा सरकारी गतिविधियों में एक बड़ी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो इसका आंसर होगा संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन देखते हैं। संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। तो एक क्वेश्चन पूछा है, संघीय सरकार की विशिष्टता है, तो इसका आंसर है कि इन ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के आधार पर अपने को इनका आंसर देने हैं। तो इसका आंसर होगा सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। तो आंसर होगा घ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं, इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और समर्थ सूची वाले समूह में लिखे। ठीक है, तो इनको ये जो दे रखे हैं उनको अलग अलग कौन से में क्या दे रखा है उसके आधार पर इनको लिखेंगे। जैसे ये दे रखे हैं रक्षा, पुलिस, कृषि, शिक्षा, बैंकिंग, वन, संचार, व्यापार, विवाह। तो संघीय में कौन सा आता है, राज्य सूची में कौन सा आता है, समवर्ती में कौन सा आता है, तो इसके आधार पर बताएंगे। तो रक्षा आएगा संघीय में। ठीक है, पुलिस आएगी राज्य सूची में। ठीक, कृषि भी राज्य सूची में। शिक्षा आएगी समवर्ती सूची में। बैंकिंग आएगी संघ सूची में। ठीक है, वन भी समवर्ती सूची में। संचार आएगा संघीय सूची में। व्यापार राज्य सूची में।
व्यापार राज्य सूची में और विवाह आएगा समवर्ती सूची में। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो क्या समझे, रक्षा आएगा संघ में, पुलिस आएगी राज्य सूची में, कृषि आएगी राज्य सूची में, शिक्षा आएगा समवर्ती में, बैंकिंग संघीय में, वन समवर्ती में, संचार संघीय में, व्यापार राज्य सूची में, विवाह है समवर्ती सूची में। इस आधार पे आप इनको अलग अलग इनको लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंथ क्वेश्चन है हमारा, नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों में उनके कानून बनाने का अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए, इनमें कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है। ठीक, तो इसमें नई वाला पूछ रहा है कि कौन सा मतलब और तो बाकी सही है और कौन सा गलत है। तो राज्य सरकार राज्य सूची का सही है, केंद्र सरकार संघीय सूची सही है, केंद्र और राज्य समवर्ती सूची, स्थानीय वाला आएगा राज्य सरकार में, ये अवशिष्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 11वां क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में मेल ढूंढो, नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुने। तो कोड के आधार पर उनका आंसर देना है, हमें मेल मिलाना है। तो भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत, तो कोड के आधार पर इनका आंसर देना है आंसर होगा इसका गा वाला। ठीक है, भारतीय संघ प्रधानमंत्री, ठीक है, राज्य राज्यपाल, ठीक है, नगर निगम मेयर, ये प्रधान पूछ रहे हैं कौन से क्या है, ग्राम पंचायत का सरपंच। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए से दब, ठीक है। तो चलो दोस्तों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, साथ ही क्वेश्चन आंसर भी देखे और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।